अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स 1 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, डैट इज़ डोजेज फॉर्म्स। डोजेज फॉर्म से मुराद है दवाइयों की मुख्तलिफ शक्लें, कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ शक्लों में या मुख्तलिफ इकसाम की मेडिसिन मिलती हैं। फॉर एग्जांपल टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं, इमल्शंस हैं, माउथ वॉशेस हैं, एयर ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, क्रीम्स हैं। तो जो डिफरेंट शक्लें हैं दवाइयों की, उन तमाम शक्लों को हम कहते हैं डोजेज फॉर्म। तो पहली चीज़ आपको डोजेज फॉर्म का पता होना चाहिए कि मेडिसिन की जो डिफरेंट शेप्स होती हैं, शक्लें होती हैं, उनको आप डोजेज फॉर्म कहते हैं। सो हम इसको अगर डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बनाया हो एंड इज़ रेडी टू यूज़, और मुकम्मल तौर पर ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो, इसमें आपको किसी किस्म की कोई चेंजेस करने की इजाज़त जो है वो ना हो बाय द पेशेंट। किसने इस्तेमाल करना है? पेशेंट ने इस्तेमाल करना है। इसे आप कहते हैं डोजेज फॉर्म। अब डोजेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वाइवा के हवाले से भी और आपके एमसीक्यू के हवाले से भी। वैसे भी जनरली भी आपको मेडिसिन या डोजेज फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सो डोजेज फॉर्म को हम क्लासिफाई करते हैं दो तरह से। एक होता है कि उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, और सेकेंड होता है उसकी फिजिकल फॉर्म के हवाले से। पेपर में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर आप जस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखेंगे। अगर वो आपसे कहते हैं कि डोजेज फॉर्म पे नोट लिखें, उसकी क्लासिफिकेशन लिखें उनकी फिजिकल फॉर्म की बेस पर, तो जस्ट आप फिजिकल फॉर्म की बेस पर लिखेंगे। बट अगर आपको वो पेपर में क्वेश्चन देता है कि जस्ट डोजेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन पे नोट लिखें, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं, या इन दोनों में से फिर आपके पास ऑप्शन है, आप कोई सा एक भी डिटेल में मेंशन कर आ सकते हैं। बट ज्यादा बेहतर है कि आप दोनों को मेंशन करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुराद है। रूट से मुराद होता है जरिया, तरीका। एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद होता है लगाना। दवाई को लगाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, दवाई को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ रूट्स होते हैं, रास्ते होते हैं जिसके ज़रिए से हम दवाई को पेशेंट की बॉडी के अंदर इनटेक करवाते हैं। उन रूट्स को, उन रास्तों को हम कहते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो आपसे कहता है कि फिजिकल फॉर्म क्या होती है। फिजिकल फॉर्म से मुराद है कि दवाई की साख्त कैसी है, दवाई दिखने में कैसी है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो सेमी सॉलिड है। उसकी बेस पर अगर आप उसको क्लासिफाई करेंगे तो उसको आप फिजिकल फॉर्म की बेस पर क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो सबसे पहले है कि अगर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बेस पे देखें कि हम दवाई को किस किस जरिए से, किस किस तरीके से पेशेंट की बॉडी में लगा सकते हैं, तो वो हमारे पास टोटल 5 तरीके आपकी बुक में मेंशन हैं। कि दवाई को हम ओरल भी ले सकते हैं, दवाई को हम इनहेलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, दवाई को पेरेंट्रल भी यूज किया जाता है, टॉपिकल भी यूज किया जाता है, और सपोजिटरी की फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से कुछ रूट्स ऐसे होंगे जिनका नाम कभी ना कभी आपने सुना होगा, और कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोजिटरीज का आपको नहीं आइडिया होगा। तो आज हम इन तमाम रूट्स को थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला रूट जो हमारे पास है दैट इज ओरल रूट। ये सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला रास्ता है। ओरल से मुराद है कि जब भी आप किसी भी दवाई को मुंह के जरिए से बॉडी में लेकर जाते हैं तो उसको आप ओरल रूट कहते हैं। इसमें जो हमारा मेजर पार्ट है वो कौन सा है? वो माउथ है। सो मेडिकेशंस दैट आर टेकन बाय द माउथ आर कॉल्ड द ओरल डोजेज फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनको आप ओरली इंटेक करते हैं? जितने भी सिरप्स हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, इनको हम मुंह के जरिए से खाते हैं, तो इनको हम ओरल रूट के जरिए से इंटेक करते हैं। सेकंड आता है इनहेलेशन। इनहेल का मतलब होता है सांस के जरिए से अंदर लेके जाना। वो दवाइयां जिनको हम सांस के जरिए से अंदर लेकर जाते हैं उनको आप इनहेलेशनल ड्रग्स कहते हैं। अब इनहेलेशन में जो मेजर ऑर्गन हमारा इस्तेमाल होता है वो है नोज, और नोज के अंदर जो एरिया होता है जहां पे हमारे बालों की ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। सो मेडिसिन दैट आर इनहेल्ड थ्रू द नेजल कैविटी आर कॉल्ड इनहेलेशनल डोजेज फॉर्म। वो दवाइयां जिनको आप मुंह की बजाय नाक के जरिए से बॉडी में इंटेक करवाते हैं उनको आप इनहेलेशनल डोजेज फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिन लोगों को एस्थमा का इशू होता है वो ओरल मेडिसिन खाने की बजाय इनहेलेशनल मेडिसिन खाते हैं। फॉर एग्जांपल वो इनहेलर्स का इस्तेमाल करते हैं, नेबुलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इनहेलर्स क्या होते हैं? वो दवाइयां जिसके अंदर ड्रग भी होती है और साथ में कोई गैस मौजूद होती है, जिसको हम जब प्रेस करते हैं तो गैस प्रेशर के साथ बाहर निकलती है और वो हम नाक के जरिए से अंदर लेके जाते हैं। जो हमारे परफ्यूम्स होते हैं, जो
हमारे बॉडी स्प्रेज होते हैं वो भी इनहेलेशनल टेक्निक के जरिए से ही बनाए जाते हैं। फिर आते हैं नेबुलाइजर्स। नेबुलाइजर्स क्या होते हैं, अक्सर बच्चों की चेस्ट में पेन होता है और उनकी नाक बंद हो जाती है और उनको सांस लेने में मसला होता है, तो हम उनको स्टीम नेबुलाइजर्स लगाते हैं। नाक पे स्टीम लगाई जाती है, हीट प्रोवाइड की जाती है, जिससे उनकी नाक के अंदर जो रेशा होता है, बलगम होता है, वो खत्म हो जाता है और वो सांस लेने के दोबारा से काबिल हो जाते हैं। तो इसमें हम जो रूट यूज कर रहे हैं वो हम नोज यूज कर रहे हैं, तो इसको आप कहते हैं इनहेलेशनल रूट। तीसरा जो सबसे कॉमन रूट या सबसे जो खतरनाक रूट हम इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट ऐसा रूट है जिसमें हम दवाई को इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं पेरेंट्रल रूट। अब इंजेक्शंस मुख्तलिफ तरीकों से आप लगा सकते हैं। इंजेक्शन हम मसल के अंदर भी लगाते हैं, इंजेक्शन हम रग के अंदर भी लगाते हैं, इंजेक्शन हम डर्मस में भी लगाते हैं और इंजेक्शन हम सबकुटेनियस भी लगाते हैं। इसके अलावा इंजेक्शंस की और बहुत सारी फॉर्म होती है। आर्टरीज में इंजेक्शन लगाया जाता है, इसके साथ साथ जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स हैं या हड्डियां हैं उनके अंदर भी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो इंजेक्शन की तकरीबन 7 से 8 टाइप्स आती हैं, वो आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इसको आप आईएम भी कहते हैं। जब भी आप कोई भी मेडिसिन मार्केट से खरीदेंगे, कोई भी इंजेक्शन आप खरीदेंगे, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपने इसको किस रूट के जरिए से इंजेक्ट करना है। अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने इसको आईएम लगाना है तो आपने उसको मसल के अंदर ही लगाना है, आप उसको रग के अंदर नहीं लगा सकते। अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आईवी तो आपने उसको वेन के अंदर ही लगाना है, आप उसको आर्टरीज या मसल या किसी और रूट से नहीं लगा सकते। वजह यह होती है कि हर ड्रग के अंदर जो केमिकल होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उसकी अपनी एक सलाहियत होती है काम करने की। वो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो मसल में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, तो उनको हमें इंट्रामस्कुलर ही लगाना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका काम रग में जाके बहुत अच्छा होता है, उनको हम रग में ही लगाएंगे। अगर हम उनको मसल में लगाएंगे तो या तो वो टॉक्सिसिटी पैदा कर देते हैं या फिर वो काम नहीं करते। सो हम जो भी रूट आपकी मेडिसिन के ऊपर मेंशन होता है, कोशिश करेंगे कि हमेशा उसी रूट के जरिए से आप उसको लगाएंगे। अदरवाइज वो इलीगल काम है कि अगर आप उसको किसी और रूट से लगाएंगे तो पेशेंट की जान को नुकसान हो सकता है। इंट्रामस्कुलर रूट में हम मसल्स में लगाते हैं। मोस्टली हम कौन से मसल्स यूज करते हैं, या तो हम हिप्स में लगाते हैं बच्चों के, या फिर हम जो बाजू के मसल्स होते हैं जिसको आप डेल्टॉइड मसल्स भी कहते हैं, वहां पे आपकी जो कोहनी से ऊपर का एरिया होता है, बाजू और शोल्डर के नीचे का जो एरिया होता है, वहां पे आपके पास मसल्स होते हैं, उनको आप डेल्टॉइड मसल्स कहते हैं। वहां पे आप इंजेक्शन को लगाते हैं। और जब भी आप डेल्टॉइड मसल में इंजेक्शन को लगाते हैं तो हमेशा जो इंजेक्शन है उसको आप 90 डिग्री पर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका मसल है तो आप इंजेक्शन को हमेशा सीधा खड़ा करके लगाएंगे कि आपके इंजेक्शन का आपके मसल के साथ कितने का एंगल बन रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक हो गया। एंगल आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, बट जब आप वाइवा में बात करते हैं इंट्रामस्कुलर की तो वो पूछते हैं कि किस एंगल से आप लगाएंगे, तो दैट इज इंट्रामस्कुलर, आप 90 के एंगल पे लगाते हैं। फिर आता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस वो इंजेक्शंस होते हैं जिनको हम रगों में लगाते हैं। जो आपको ब्लू नजर आ रही हैं ये वेन्स हैं, ठीक हो गया। तो इन वेन्स के अंदर अगर आप इंजेक्शंस लगाएंगे तो इसको आप कहते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन। अब अगर आप इस वेन के अंदर इंजेक्शन को इंसर्ट करेंगे तो हमेशा इंजेक्शन की जो आपने डायरेक्शन रखनी है इस वेन के साथ, वो जो एंगल है वो 25 डिग्री का एंगल आपका होना चाहिए। सपोज करें आपकी इंजेक्शन की निब है तो आपने इस तरह नहीं लगाना, इस तरह जो इंजेक्शन लगाया जाता है 90 के एंगल के साथ वो लगाया जाता है मसल में। अगर आप रग में इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपके इंजेक्शन और वेन का जो एंगल है वो कौन सा बनेगा, वो 25 डिग्री का बनेगा। ठीक हो गया। उसके बाद है इंट्राडर्मल इंजेक्शन और सबकुटेनियस इंजेक्शन। ये वो इंजेक्शंस होते हैं जो कि स्किन की लेयर्स में लगाए जाते हैं। अब जो स्किन है हमारी, आपकी फिजियोलॉजी के अंदर प्रॉपर एक चैप्टर भी है स्किन का और प्रॉपर स्किन की लेयर्स भी उसके अंदर मेंशन है। हमारी जो स्किन है उसकी प्रॉपर 3 लेयर होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो कि आपको सिंपल नजर आ रही होती है, इसे आप कहते हैं एपिडर्मिस। इस लेयर को अगर हम हटा दें तो इसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको आप कहते हैं डर्मस, और उस डर्मस के नीचे एक और लेयर होती है जिसको आप कहते हैं हाइपोडर्मस या सबकुटेनियस लेयर। तो टोटल ये हमारी 3 लेयर होती हैं स्किन की। जो सबसे बाहर वाली लेयर है जिसको आप एपिडर्मस भी कहते हैं, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता क्योंकि ये जो झिल्ली होती है सिर्फ स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। इस झिल्ली के नीचे जो लेयर होती है दैट इज डर्मस, इंजेक्शन जो है वो वहां पे लगाया जाता है। तो उसके लिए हमें इंजेक्शन को बिल्कुल लिटा के लगाना पड़ता है। उसका जो एंगल होता है वो होता है 10 से 15 डिग्री का, क्योंकि मैंने स्किन के बिल्कुल नीचे जो है वो इंजेक्शन इंसर्ट करना है। तीसरी जो हमारी लेयर है स्किन के सबसे निचली जो लेयर है उसको आप कहते हैं हाइपोडर्मर या सबकुटेनियस। उसमें अगर आपने इंजेक्शन को लगाना है तो आपको इंजेक्शन को 45 डिग्री के एंगल पे रखना पड़ता है। तो आपने ये एंगल्स जो है वो अच्छे से याद करने हैं
कि किस इंजेक्शन में हमें कौन सा एंगल लगाना पड़ता है। अब अगर हम कंपैरिजन करें कि ओरल रूट ज़्यादा बेहतर है या पेरेंट्रल रूट ज़्यादा बेहतर है, तो देखें ओरल रूट ज़्यादा एक्यूरेट रूट, एक्यूरेट नहीं कह सकते, ज़्यादा पेशेंट कंप्लायंस हमारी इसके ऊपर होती है। पेशेंट कंप्लायंस से मुराद ये है कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपसे कहे जी ये दवाई है, इसको आप ओरली खाएंगे, और ये दवाई है जिसको आपने इंजेक्शन के जरिए लगाना है, तो आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना आप ओरल मेडिसिन दे दें, मेरे लिए खाना ज़्यादा आसान है। तो पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो ओरल मेडिसिन पे ज़्यादा होती है। लेकिन क्योंकि पेरेंटल रूट में एक तो आपको पेन होता है, ठीक है, दूसरा आप खुद इसको इनटेक नहीं कर सकते। हमेशा जब भी आपने इंजेक्शन लगाना है तो किसी एक्सपर्ट बंदे से इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। खुद दिन में हम जैसे हम ओरल मेडिसिन खुद खा सकते हैं, पेरेंटल रूट जो है वो हम खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तीसरा ओरल रूट का फ़ायदा ये है कि ओरल रूट में अगर आपने गलती से किसी को ज़्यादा डोज खिला दी है, गलत दवाई खिला दी है, तो हम उसका मैदा वॉश करके उसको उल्टी करवा के उसकी दवाई के असर को ख़त्म कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। बट अगर आपने पेरेंटल ड्रग किसी को गलत लगा दी है, वो ड्रग एक्सपायर थी या उस ड्रग के अंदर कोई इशू था, या वो ड्रग जो थी वो टॉक्सिक थी और आपने इंजेक्शन पेशेंट की बॉडी में लगा दिया, तो वो उस दवाई को अब दुनिया की कोई ताकत पेशेंट की बॉडी से नहीं निकाल सकती। तो अब आखिर में एक बंदा क्या होगा कि बंदा एक्सपायर हो जाएगा। सो पेरेंटल रूट डेंजरस रूट इसलिए होता है क्योंकि इससे अगर आपके पास गलती हो जाए तो उसको ठीक करने के चांसेस आपके पास नहीं होते। तो थोड़ा सा कंपैरिजन था कि कौन सा रूट हमारे लिए बेहतर है। बट अगर कोई पेशेंट हमारे पास अनकॉन्शियस हालत में आएगा, यानी कि बेहोश हुआ होगा या उसको उल्टियां आ रही होंगी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको ओरल रूट तो नहीं लगा सकते, क्योंकि जो बेहोश हुआ है या जो उल्टी कर रहा है उसके मुंह में अगर हम दवाई डालेंगे ना तो वो इंटेक कर सकता है, या अगर वो इंटेक करेगा भी तो उसको उल्टी आ जाएगी, दवाई बाहर आ जाएगी। तो जो बेहोश पेशेंट होते हैं, जिनको मुसलसल उल्टियां लग रही होती हैं, उनके लिए फिर हमें पेरेंटल रूट के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। और जब आप पेरेंटल रूट के जरिए से कोई दवाई देते हैं तो वो दवाई 100% आपकी बॉडी के अंदर जाती है, यानी वो दवाई ज़ाया नहीं होती। बट जब आप ओरल रूट के जरिए से कोई दवाई पेशेंट की बॉडी में लगाते हैं तो उसमें रास्ते में मुंह से दवाई गुजरती है, फिर गले से गुजरती है, मैदे से गुजरती है, छोटी आंत से गुजरती है, बड़ी आंत से गुजरती है। तो रास्ते में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो इस दवाई के ऊपर अटैक करती हैं, और रास्ते में आपकी दवाई काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी वो यूज़ करने के काबिल नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 250 mg की कोई टैबलेट खाई है तो इसका मतलब ये है कि 250 mg की 250 mg मेरी बॉडी में जाके काम नहीं करेगी। इस 250 mg में से 50, 60 या 70 mg दवाई ऐसी होगी जो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और बाकी दवाई जाके मेरी बॉडी के अंदर काम करेगी, ठीक हो गया। इसलिए जो ओरल मेडिसिन होती हैं इनकी डोज ज़्यादा दी जाती है पेशेंट को, क्योंकि हमें पता होता है कि रास्ते में इतनी दवाई ने ख़त्म हो जाना है। जबकि जो पेरेंटल रूट होता है, अगर वो 5 ml भी आप किसी की बॉडी में लगा रहे हैं तो उसका 5 ml उसकी बॉडी के अंदर पहुंचेगा और रास्ते में कोई दवाई जो है वो खराब नहीं होती। यही वजह है कि इसकी डोज हम कम लगाते हैं, इसकी डोज हमें ज्यादा लगानी पड़ती है। इसी तरह से जो इनहेलर्स होते हैं, इनहेलर्स में भी डोज जो है वो एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि जाहिर है जब आप स्प्रे करते हैं तो बहुत सारी जो आपकी ड्रग होती है वो इर्द गिर्द हवा में भी शामिल हो जाती है, तो एक्यूरेट डोज आपकी बॉडी में नहीं पहुंच पाती। फिर आ जाता है आपके पास टॉपिकल रूट। क्या होता है? वो दवाई जिसको आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, उस रूट को आप कहते हैं टॉपिकल रूट। अब आप स्किन के ऊपर कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हम मेडिकेटेड क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, जेल्स इस्तेमाल करते हैं, लोशंस इस्तेमाल करते हैं। सिंपल जो आप घरों में क्रीम्स, लोशंस, जेल्स इस्तेमाल करते हैं, ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं, ये भी स्किन के ऊपर लगाई जाती है। स्किन पे कोई इन्फेक्शन हुआ हो, इन्फ्लेमेशन हुई हुई हो, तो हम ऑइंटमेंट लगाते हैं। पेस्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं, ऑप्थेल्मिक वो प्रिपरेशंस होती हैं जिनको हम आंख के अंदर लगाते हैं, ठीक है। अगर आंख के अंदर आप कोई भी पेस्ट की फॉर्म में या किसी भी क्रीम की फॉर्म में कोई प्रिपरेशन लगा रहे हैं तो उसको आप ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कहते हैं, या जैसे आप आई ड्रॉप्स लगा रहे हैं, इस तरह से एयर ड्रॉप्स, ये सब के सब क्योंकि आप स्किन के ऊपर लगा रहे हैं या आपकी स्किन के अंदर नहीं जा रही, इनको आप क्या कहते हैं? इनको आप टॉपिकल प्रिपरेशंस कहते हैं। और लास्ट जो रूट आता है इसका, वो आता है स्पोजिटरी या एंट्रल रूट। एंटर से मुराद है एंटर करना, ठीक है। अब स्पोजिटरीज वो चीज होती हैं जिनको हम ना तो मुंह से खाते हैं, ना हम इनको नाक के जरिए से लेते हैं, ना हम इनको बॉडी के अंदर इंजेक्शंस की फॉर्म में लगाते हैं। ये वो रूट है जो सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है और स्पेसिफिक कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे पास छोटी छोटी सी टैबलेट्स होती हैं। उन टैबलेट्स को हम फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जिसको हम वेजाइना कहते हैं, और वेजाइना के ऊपर, वेजाइना एक सुराख होता है फीमेल के यूट्रस के, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, और उस वेजाइना के ऊपर एक और सुराख होता है जिसको आप रेक्टम कहते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे पास ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिसको हम फीमेल की वेजाइना
वेजाइना के अंदर एंटर करते हैं। और कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनको हम वेजाइना से ऊपर का जो एरिया है, जिसको आप रेक्टम कहते हैं या रेक्टल कहते हैं, वहां पे इंजेक्ट करते हैं हाथ के जरिए से। उन मेडिसिन को आप कहते हैं स्पोजिट्रीज। दीज आर द मेडिकेशंस दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द रेक्टम। ये भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या वेजाइना, इनको आप स्पोजिट्रीज कहते हैं या आप इनको एंट्रल कहते हैं। अब मोस्टली ये दवाइयां तब लगाई जाती हैं पेशेंट की बॉडी में, तब इंजेक्ट की जाती हैं जब जो कोई डिलीवरी होती है, नॉर्मल बच्चे की पैदाइश होती है, या कोई छोटा ऑपरेशन जिसको आप एपिजोटमी कहते हैं वो होता है, या बड़ा ऑपरेशन जिसको आप सी सेक्शन कहते हैं। सी सेक्शन में तो खैर नहीं होता, एपिजोटमी या जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें ऐसा होता है कि हम फीमेल की बॉडी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर निकल रहा होता है और उसका यूट्रस भी बाहर आ जाता है, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक छोटी सी टैबलेट फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। वो टैबलेट्स बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बनी हुई होती है। वो क्या करती है, फीमेल के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है और वापस उसकी जगह के ऊपर यूट्रस को फिक्स करने में मदद देती है। तो ये कुछ खास कंडीशंस में इस्तेमाल की जाती हैं, नॉर्मल हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। अब वो कहते हैं जी स्पोजिट्रीज दो तरह की होती है, एक होती है वेजाइनल स्पोजिट्रीज जिसको आप वेजाइना में लगाएंगे, और एक होती है वेजाइना से ऊपर हम सुराख के जरिए से एंटर करते हैं, वेजाइना से ऊपर जाके हमें एंटर करनी पड़ती है, उनको आप रेक्टल स्पोजिट्रीज कहते हैं। अब इसकी आप वीडियोस जाके देखिएगा यूट्यूब पे कि वेजाइनल स्पोजिट्रीज कैसे एंटर की जाती हैं और रेक्टल स्पोजिट्रीज कैसे एंटर की जाती हैं। अब जब आप मार्केट से परचेज करते हैं तो जो वेजाइनल स्पोजिट्रीज होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि ये वेजाइना में डालनी है, और जो रेक्टल स्पोजिट्रीज होती हैं उसके ऊपर भी लिखा होता है कि रेक्टल में डालनी है, रेक्टम में डालनी है। बट आप खुद भी शेप ऑफ स्पोजिट्रीज से आइडिया लगा सकते हैं कि ये वेजाइना की है या रेक्टल की है। अगर आपकी स्पोजिट्रीज या टैबलेट की जो शक्ल है वो बेजवी है या ओवल शेप है या अंडे की शक्ल की छोटी सी टैबलेट होती है और इसका वेट 3 से 5 ग्राम हो तो उसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। अगर आपकी जो टैबलेट है उसकी शेप थोड़ी सी रॉकेट की शेप की हो, आगे से उसका मुंह जो है वो थोड़ा सा नोकीला हो, तो इसको हम टैपर्ड शेप कहते हैं। इसका वेट जो है वो 1 से 2 ग्राम होता है और उसको हम वेजाइना से ऊपर वाला एरिया जो रेक्टम होता है वहां पे उसको प्लेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन आती है जो कि बहुत आसान है कि आप ड्रग को उसकी फिजिकल फॉर्म की बेस पर या उसकी ज़ाहिरी शक्लो सूरत की बेस पर उसको आप डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम ड्रग को 3 तरह से डिवाइड करते हैं। वो दवाइयाँ जो कि सॉलिड शक्ल में होती हैं, वो दवाइयाँ जो कि सेमी सॉलिड यानी कि वो थोड़ी सी लिक्विड और सॉलिड के दरमियानी स्टेज पर होती हैं, वो दवाइयाँ जो डायरेक्ट लिक्विड शेप में होती हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारे पास वो तमाम दवाइयाँ आती हैं जो आपको सॉलिड हालत में मिलती हैं। सॉलिड हालत में क्या क्या होता है, टैबलेट्स अगर आप देखें तो वो सॉलिड होती हैं, कैप्सूल सॉलिड होते हैं, ग्रेन्यूल्स या जो दाने होते हैं जैसे कि चीनी के दाने हैं वो सॉलिड होते हैं, पाउडर फॉर्म में जो दवाइयाँ होती हैं वो सारी के सारी सॉलिड होती हैं। फिर आता है सेमी सॉलिड, ऐसी दवाइयाँ जो लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होती हैं उसको आप सेमी सॉलिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रीम्स अगर आप देखें तो ना तो वो सॉलिड है ना ही वो लिक्विड है, इनको हम सेमी सॉलिड कहते हैं। इस तरह से पेस्ट जो कि आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कोई जलन हो जाए या स्किन पे कोई बर्न हो जाए तो वहां पे आप कोई पेस्ट अप्लाई करते हैं, वो भी सेमी सॉलिड होती हैं। लोशंस, जेल्स, ये सेमी सॉलिड फॉर्म है। फिर आता है लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमारे पास ये जरा इंटरेस्टिंग है, ये इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। आपकी बुक में जस्ट नेम मेंशन है, मैंने थोड़ी थोड़ी सा उसको एक्सप्लेन किया है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म में सिरप आते हैं, टिंक्चर्स आते हैं, एलिक्सर्स आते हैं, इमल्शंस आते हैं, ओरल ड्रॉप्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, माउथ वॉशेस आते हैं और सस्पेंशन आती है। अब आपको इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि सिरप और टिंक्चर में क्या डिफरेंस है, एलिक्सर्स क्या होते हैं। तो सिरप कैसे बनता है, अगर आपके पास कोई जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी मीन जाहिर है आपको पता है कि जो भी हम केमिकल इंग्रेडिएंट निकालते हैं वो हम पौधे से निकालते हैं, तो यहाँ पे आप केमिकल इंग्रेडिएंट पे लिख सकते हैं। सिरप बनाने के लिए हमें केमिकल इंग्रेडिएंट चाहिए, पानी चाहिए और शुगर चाहिए। इन तीनों को मिक्स करके जो चीज बनती है उसको आप सिरप कहते हैं। टिंक्चर कैसे बनता है, टिंक्चर के लिए वही आपको केमिकल इंग्रेडिएंट चाहिए या हर्ब्स चाहिए, साथ में आपको हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन चाहिए, यानी कि वाटर भी चाहिए और अल्कोहल भी चाहिए। अगर आप इन 3 चीज़ों को मिक्स करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप कहेंगे टिंक्चर कहेंगे। ठीक है, सो अगर आप जो लेबल है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, वैसे तो मेडिसिन के ऊपर भी लिखा होता है कि ये सिरप है या टिंक्चर है, तो टिंक्चर से आप आइडिया लगा लेंगे कि इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, डेट इज मस्ट, वो तो होना ही है। साथ में उसके अंदर वाटर भी है और अल्कोहल भी शामिल किया गया है, इसमें शुगर मौजूद नहीं होती। एलिक्सर्स क्या होते हैं, एलिक्सर्स जो हैं इसके अंदर हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वाटर होता है, अल्कोहल होता है और शुगर की बहुत थोड़ी मिकदार मौजूद होती है। अक्सर वाइवा में आपसे पूछ लेता है कि सिरप और एलिक्सर्स में क्या फ़र्क है, तो आप बताएंगे कि सिरप और एलिक्सर्स में सिमिलैरिटी ये है कि इसमें हर्ब्स होती हैं,
वाटर होता है और शुगर होती है। बट डिफरेंस ये है कि सिरप के अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि जो एलिक्सर्स हैं उनके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल जो है वो 5 से 20% या 23% तक किया जाता है। ठीक हो गया। फिर आता है इमल्शंस क्या होती हैं। इमल्शंस हम जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें हमने दो ऐसे लिक्विड्स को आपस में डिसॉल्व किया होता है जिनके अंदर नेचुरली तौर पर डिसॉल्व होने की सलाहियत नहीं होती। सिंपल से एग्जांपल है कि अगर पानी को हम ऑयल के साथ मिक्स करें तो आप जितना मर्जी मिक्स करते रहें, पानी अलग रहेगा, ऑयल अलग रहेगा। बट इन दो केमिकल्स को हम आपस में मिक्स कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि नेचुरली तौर पर अवेलेबल होते हैं। उन केमिकल्स को अगर हम दो ऐसे लिक्विड्स के दरमियान में डाल दें जिनके अंदर आपस में मिक्स होने की सलाहियत नहीं है, तो ये केमिकल एजेंट्स उनको आपस में मिक्स कर देते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे लिक्विड्स मौजूद होते हैं जो जिनका बहुत सारे फायदे होते हैं, बट जब हम उनको एक ही मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो पा रहे होते। फिर हम क्या करते हैं, हम उनके अंदर इमल्सीफाइंग एजेंट डाल देते हैं। वो इमल्सीफाइंग एजेंट जाके क्या करता है, उन दो इमिसिबल लिक्विड को या दो ना हल होने वाले लिक्विड्स को आपस में हल कर देता है। तो इस तरह से जो प्रिपरेशन आप बनाते हैं उसको आप सिरप नहीं कहेंगे, उसको आप लिखेंगे कि हमने इमल्शन बनाई है। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपकी ड्रग की लेबलिंग के ऊपर मेंशन होती है, गत्ते पे लिखा होता है। इवन जो शीशी होती है लिक्विड की उसके ऊपर भी मेंशन होता है कि ये सिरप है, इमल्शन है या क्या है। आप जो मार्केट से लेकर आते हैं वो आपको सस्पेंशन मिलती है, ब्रूफिन सस्पेंशन मिलती है। ब्रूफिन सिरप नहीं होता, ब्रूफिन की सस्पेंशन होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन, टिंक्चर, एलिक्सर्स, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है और आप अपने सामने वाले को उसके बारे में गाइड भी कर सकते हैं। सो इमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड। यहाँ पे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड्स कैसे होंगे, इमिसिबल होंगे, यानी कि वो आपस में हल नहीं होते होंगे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट। और हमने इसको कैसे मिक्स किया है, इमल्सीफाइंग एजेंट्स की मदद से। अब इमल्सीफाइंग एजेंट कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने 2 एग्जांपल लिखी हैं कि आपके पास सोडियम फॉस्फेट एक इमल्सीफाइंग एजेंट है और लेसिथिन भी एक इमल्सीफाइंग एजेंट है। तो अगर आपके पास कोई ऐसे केमिकल्स हैं जो मिक्स नहीं हो रहे आपस में, लिक्विड्स मिक्स नहीं हो रहे और आप उनको मिक्स करना चाहते हैं तो आप ये केमिकल डाल के उनको मिक्स कर सकते हैं। ये वाइवा में बहुत कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल हैं। ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं ओरल ड्रॉप्स। ये आपको पता है जो आप ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं बच्चों को वो भी लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है। जो इंजेक्शंस होते हैं इंजेक्शन के अंदर भी हम लिक्विड को ही भरते हैं। और माउथ वॉशेज जो आप गार्गल्स वगैरह मुंह को वॉश साफ करने के लिए, खुशबू के लिए जो आप यूज करते हैं, उन सब के अंदर वो सब लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं। फिर एक और चीज आती है, दैट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक हमारे पास सॉलिड होता है और दूसरा हमारे पास लिक्विड होता है, और वो दोनों आपस में हल नहीं हो रहे होते। ठीक है। इमल्शन में क्या था, 2 लिक्विड थे जो एक दूसरे के अंदर हल होने की सलाहियत नहीं रखते थे, जबकि सस्पेंशन में क्या है, एक चीज सॉलिड होगी, दूसरी चीज लिक्विड होगी, और वो दोनों एक दूसरे के अंदर हल होने की सलाहियत नहीं रखते होंगे। फॉर एग्जाम्पल पानी और रेत, अगर आप पानी और रेत को मिक्स करेंगे तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगी। उनको मिक्स करने के लिए हमें उसके अंदर एक खास किस्म के एजेंट्स डालने पड़ते हैं, उनको आप कहते हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स। ठीक है। सस्पेंडिंग एजेंट किसी हद तक आपकी जो प्रिपरेशन है उसको मिक्स करने में मदद देते हैं, बट पार्टिकल्स फिर भी सस्पेंडेड का मतलब होता है घूमते, रैंडमली घूमते रहना किसी भी चीज के अंदर, उसको सस्पेंडेड कहते हैं। तो ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 डिफरेंट चीजें, एक सॉलिड है और एक आपके पास लिक्विड है। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें सॉल्यूट कौन है, जो सॉलिड है। सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंड हुए हुए हैं। सस्पेंड का मतलब है उसमें घूमते फिर रहे हैं। इन अ लिक्विड, किसके अंदर घूम रहे हैं, लिक्विड के अंदर घूम रहे हैं। किसकी मौजूदगी में, सस्पेंडिंग एजेंट्स की मौजूदगी में। कभी आप ब्रूफिन लेकर आए सिरप, तो उस पर सिरप नहीं लिखा होता, उसके ऊपर ब्रूफिन सस्पेंशन लिखा होता है, और अगर आप उसको लाइट में गौर से देखें तो वो क्लियर सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि उसके अंदर वो ब्लर सोल्यूशन होता है। उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स रैंडमली घूम रहे होते हैं। तो इस तरह के
जो हमारे पास प्रिपरेशन होती है उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। कौन कौन से सस्पेंडिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं? अकेशिया, ट्रेगाकैंथ, ये आपको ग्नोजी में पढ़कर आए हैं। स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे सस्पेंडिंग एजेंट हैं। इनको इस्तेमाल करके हम कोई भी सस्पेंशन बना सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।